अजीब दास्तां है ये। भाग 6। श्रुति की शादी को बस 10 दिन बचे थे। सब तैयारियां हो गई थी, मेहमान आने शुरू हो गए, कार्ड्स बढ़ चुके थे। यहाँ एक और सब लोग और श्रुति अपनी ही शादी की तैयारियों में लगी थी, तो दूसरी तरफ अविनाश के घर वालों ने मोना और दीपू के रिश्ते को लेकर हामी भर दी थी। दोनों घर वाले सगाई जल्द से जल्द करना चाह रहे थे। दोहरी खुशी थी। अविनाश हवा में था। उसका पहला प्यार हमेशा के लिए उसका होने जा रहा था। हाँ, काफी अलग थे दोनों, लेकिन वो कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। मोना से शादी कर अविनाश जल्द से जल्द बोस्टन के लिए रवाना होना चाहता था। हनीमून, वो भी मुफ्त में। लोग पैसे खर्च करते हैं और इसके हनीमून का खर्चा कंपनी उठाने वाली थी। अविनाश सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करने में लग गया। फिर 2 साल इन दोनों के प्रेम को और जिंदगी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। उसे दिन रात अब सिर्फ उसकी मोना, उसके बच्चे, परदेश में एक छोटा सा आशियाना और ढेर सारी शॉपिंग से उसे याद आया कि मोना को श्रुति की शादी के लिए कपड़े खरीदने थे। मोना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, इसलिए उसने ऑफिस से लीव ले ली। वैसे भी उसे श्रुति की शादी के लिए भी छुट्टी ले रखी थी। मोना अविनाश के खानदान और उनके रीति रिवाजों से अनजान थी। वो चाहती थी कि शादी की सब रस्में और रिवाज देखे और जाने। मोना मन से ये सब अपनाना चाहती थी और श्रुति की शादी उसके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया था। 4 दिनों की रस्मों को लेकर उसे काफी सारे कपड़े खरीदने थे। हल्दी, फिर संगीत, शादी में साड़ी पहने या घाघरा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारे इतने कपड़े मोना पर काफी भारी और सुंदर लग रहे थे। अविनाश ने ढेर सारे फोटोज लिए। उसे हंसी आई कि श्रुति तो ये देख जल भुन जाएगी। भला ऐसी मेरी जान इतनी सुंदर दिखती है तो पूरे मेकअप में कितनी गजब ढाएगी। माँ और पापा भी कितने खुश होंगे कि पल भर में मोना बदल गई। अब तो मोना ने रोज छोड़कर हफ्ते में 2 बार ही नॉनवेज खाने का ठाना था। शादी के बाद बोस्टन में उसे जो करना है वो करने की अनुमति थी। एक एक करके सारे कपड़े ले लिए उसने और बिल भरना पड़ा अविनाश को। अब कपड़े लिए हैं तो मैचिंग ज्वेलरी तो लेनी ही थी। दिन उसकी बातों और हर चीज में कैसे गया उसे पता ही नहीं चला। मोना ने शादी के लिए अविनाश की भी शॉपिंग की। दोनों ने मैचिंग आउटफिट्स लिए। वो चाहती थी कि शादी में लोग उन दोनों को ही देखें। मोना ने मारवाड़ी भाषा सीखना भी शुरू कर दिया। वो ये सब एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ले रही थी। सब ऐसे लगने लगा जैसे बचपन से वो इस माहौल में पली बड़ी हो। ये तो हुई भाई अविनाश की दास्तान। वहाँ श्रुति के घर भूचाल था। सारे थीम्स तैयार थे। हल्दी में कौन क्या पहनेगा, संगीत का टाइम टेबल सब सेट था। सब ने अपना अपना डांस मन लगाकर सीख लिया था। सब काफी मजा करने वाले थे। जीजी अपनी पलटन के साथ मुंबई दाखिल हो चुकी थी। मामा जी ने बंगले को मानो दुल्हन की तरह सजा रखा था। काफी धूमधाम थी घर पर। सब दिन भर अपने अपने कामों में लगे रहते और रात को एक साथ खाना खाते। रात को फिर सब एक साथ खाना खाते और गप्पे लड़ाते। श्रुति, राहुल काफी करीब आ गए थे। हनीमून डेस्टिनेशन भी तय था। नागपुर की सारी जानकारी राहुल ने उसे दे दी थी। घर वालों की पसंद नापसंद, साथ ही रिश्तेदारों की लिस्ट भी दे रखी थी। रिसेप्शन में दोनों का एक कंबाइंड डांस भी था। हनीमून के लिए स्पेशल शॉपिंग कर ली थी दोनों ने। ये 2 प्यार के पंछी बस अपना बसेरा बसने को आतुर थे। देखते देखते शादी की रस्में शुरू हो गईं और श्रुति को लगा जैसे सब पीछे जा रहा है। 4 दिनों के लिए उसने अपनी पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट अपॉइंट की थी। हर रस्मों के लिए उसका गेटअप और मेकअप का पूरा ध्यान रखने वाली थी वो। मेहंदी लगी राहुल के नाम की और श्रुति की माँ ने ये देखते ही रोना शुरू कर दिया। हो गई लड़की पराई अपनी। उसे रोता देख चाची भी रो दी। अब दोनों को देख मामी और मासी जी ने भी अपना हथियार खोला। हंसता खेलता मौसम मानो काले बादलों में घिर गया। श्रुति को पसंद न आया ये रोना धोना। उसके ऑफिस के लोग भी थे और उसकी बॉस भी। अरे माताओं, बंद करो ये रोना धोना। बस ससुराल जा रही हूँ, मर नहीं रही हूँ जो मातम कर रहे हो। भाई, शादी हर लड़की की होती है, आप लोगों की भी हुई। चाची, तुम तो सुधर जाओ। हजारों का मेकअप है मेरा, मैं चेहरा खराब नहीं करूंगी। ऊपर से ये वीडियो शूट। इसे कहा है मैंने कि क्लोजअप में रोना चेहरा बिल्कुल ना आए। आप सब भी रो के क्यों अपना लाइनर खराब कर रहे हो?
बस मेहंदी लगी और रोना शुरू। अभी हल्दी बाकी है, मेरी विदाई बाकी है, फेरे कन्यादान लेते वक्त भी तो थोड़ा रोगे आप लोग। अब रोना बंद मम्मी, आज की जमाने की लड़की हूँ, जा रही हूँ तो क्या पग फेरे के लिए आऊंगी ना वापस। फिर वो घर भी तो अच्छा ही है ना, लड़का अच्छा है, कौन तंग करेगा मुझे जो इतना रो रहे हो आप। हाय हाय कितना बोलेगी तू श्रुति, मामी ने टोका। रोना भी एक रस्म है री पगली, लोग क्या सोचेंगे, लड़की जा रही है और हम सब हंस रहे हैं। क्यों जीजी? हाँ ना, भावनाएं हैं या नहीं हमें, बेटी है तू हमारी, ऐसे घर छोड़ के जा रही है तो क्या रोए भी नहीं। परसों तू चली जाएगी, फिर रिया, तो क्या अपना प्यार भी न दिखाए रोकर, हंसकर भी दिखा सकते हो ना प्रेम चाची जी। माहौल जरा हल्का फुल्का हो गया और अपनी मोना डार्लिंग ने एंट्री ली। बड़ी गजब दिख रही थी, सारी औरतें उसे देखे जा रही थी। कौन है ये लड़की, जरा सी सांवली है पर सुंदर है, किसकी बेटी है, अपने रिश्ते की बात चलाएं क्या। कितनी सच संवर कर आई है, लगता है जैसे इसी की मेहंदी है आज। सब औरतों ने बातें शुरू कर दी। मोना ने श्रुति को आकर गले लगाया। श्रुति से भी भारी डिजाइनर लहंगा था उसका। श्रुति का चेहरा उतर गया, आ गई यहाँ भी मेरा बेड़ा गर्क करने। इसे कौन समझाए कि दूसरों की भी खुशियाँ होती हैं। यहाँ मेरे डर से सब कितने सीधे कपड़े पहने हैं। अब तक मैं अकेली ही सुंदर थी, जब तक ये ना आती। इस अविनाश की पुंगी मैं बाद में बजाऊंगी। उसे देखते ही अब श्रुति ने रोना शुरू किया। शो स्टॉपर उसे लगना था अपनी ही शादी की रस्मों में। सब नाच रहे थे और मोना भी ठुमके लगा रही थी। अविनाश जो अब तक बाहर काम कर रहा था, बार बार किसी बहाने घर के अंदर चला आता। औरतों में काफी बातें हो रही थी मोना को लेकर। मौसी जी भी खुश थी कि चलो ढंग के कपड़े पहनकर आ गई है लड़की, कुछ तो मान रखा हमारे घर का और बिरादरी में है उस इज्जत का। मोना ने भी मेहंदी लगवाई। श्रुति बार बार रिया और पलक को इशारों से उसे दफा करने को कह रही थी। मोना तो काफी लंबा रुकने का मानो प्लान बनाकर आई थी। एक तरफ लड़कों का बार बार आना हो रहा था घर के अंदर। सूरज भैया और साहिल भी नहीं बच पाए। उसका ड्रेसिंग सेंस और नखरा ही ऐसा था कि कोई भी फिसल जाए। इसका खून करने की इच्छा हो रही है रिया मुझे, इसका मर्डर कर भाग जाऊंगी सिंगापुर अपने राहुल के साथ। क्यों ऐसा भला? रिया ने पूछा। अरे शादी मेरी, दुल्हन हूँ मैं, मुझे सबने देखना चाहिए, इसे नहीं। एक तो डिजाइनर लहंगा पहनाई, ऊपर से डिजाइनर ब्लाउज भी, पूरी कमौली का लग रही है। थोड़ा नाची नहीं कि 10 लोगों को काम पर लगवा दिया। आज ये हाल है तो मेरी शादी में ये क्या करेगी। इसने एक झलक दिखा राहुल को लट्टू बना दिया था। देख सूरज भैया कितने चक्कर लगा रहे हैं घर के अंदर। वो अविनाश मुझसे कितना ज्यादा शर्मा रहा है। भगवान करे आज ही उसकी शादी हो जाए और ले जाए इस मॉडल को कहीं। बनारस की ताई जी कह रही थी कि इसे टीवी में देखा है। ऐसा गुस्सा आया ना मुझे, तुझे क्या बताऊं। सुंदर हम भी हैं पर हम इतना शो ऑफ नहीं करते, संस्कार है वैसे हम में। कितनी सीधी सादी हूं ना मैं। श्रुति अपने मुंह अपनी तारीफ किए जा रही थी। रिया उसकी बेवकूफी पर हंस रही थी। जीजी ने मोना की पूरी कुंडली निकाल ली। बड़ी मस्त जमी थी उन दोनों की। रात मस्त बीती। अविनाश ने मोना को घर पहुंचाया। रात के बाहर अविनाश ने मोना को प्रपोज कर डाला। उसकी कुछ चीजों की उसके प्रति प्यार और मेहनत देख उसे यकीन हो गया था कि उसे उसके रिश्ते को अब ऑफिशियली नाम दे देना चाहिए। अपने दोनों पैरों पर बैठे उसने मोना को शादी के लिए प्रपोज किया। मोना ने झट हाँ कर पहले अपनी रिंग देखी। रिंग डायमंड की थी। उसने बिना कुछ सोचे अविनाश को चूम लिया। 440 का झटका लगा अविनाश को। दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे लॉक हो गए जैसे दूध में शक्कर मिल जाती हो। उधर श्रुति ने सबको इकट्ठा किया। सब अपने ही गप्पे लड़ाने में लगे थे। कोई उसकी बात सुन नहीं रहा था। ऐसा 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, पर कोई रिएक्शन नहीं। सटक गई उसकी। चाची आई एम प्रेग्नेंट, जोर से चिल्लाई वो। सब जगह सन्नाटा छा गया। क्या कहा तूने? चाची मानो सोफा से उड़ गई। खबर ऐसी फैली कि पापा भी बाहर से दौड़कर अंदर आ गए। सब आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहे थे। सब आ गए ना घर के। रिया और जीजी को तो रोना आने वाला था। सुनिए सब गौर से, श्रुति ने ठंडे दिमाग से कहा। अब क्या सुनना है? अच्छा हुआ घर के लोगों के सामने ही ये पोल खुली। शर्म ना आई तुझे लड़की? क्या इतनी आग लगी थी तुझे? कितने दिन हुए? राहुल को पता है ना,
हम बात कर लेंगे तेरे ससुराल वालों से, पर ये बात सुन, इसके ससुराल वाले कहीं एक्स्ट्रा मनी ना मांग ले। हमारे हाथ तो उनके पैरों के नीचे आ गए ना। चाचा ने कहा। क्या बात करते हो जी, दोनों की सहमति होगी तभी तो ये कांड हुआ। ताई जी ने कहा। क्या कर दिया तूने लड़की, माँ ने फिर रोना शुरू कर दिया। हो गई सबकी अपनी अपनी प्रवचन देके, मैं मजाक कर रही थी, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, सबको इकट्ठा करने के लिए बोल दिया मैंने। सब ने चैन की सांस ली। चाची तो मारने दौड़ी उसे, बेवकूफ लड़की, ऐसा मजाक कोई करता है भला? अरे कितनी सीरियस बात करनी है आप सबसे मुझे, अब कोई कांड मत बताना श्रुति तू। सुनो सब, कल हल्दी और परसों शादी है मेरी, तालियां बजाओ भाई। सबने तालियां बजाई। इन 2 दिनों में मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। सबने इस बात का ध्यान रखना है कि कोई गड़बड़ ना हो। शगुन का सामान ज्यादा रखो हॉल में, पर गड़बड़ ना हो। पापा, आप लेन देन करते वक्त बहस मत कीजिएगा। भैया लोगों, अगर दूल्हे के भाई और दोस्त कुछ मांगे पीना वीना तो दे देना। मम्मी और चाची लोग, मेरी सास और उनकी तरफ की सारी लेडीज कुछ भी अनाप शनाप बोले तो एक दिन झेल लेना उन्हें। नाम रखे तो रखे, मैं ससुराल जाकर एक एक से निपट लूंगी। बस कोई अपशकुन या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ही बार शादी है मेरी, जीजी के समय जैसा रायता फैलाया था वैसा मत फैलाना। और न जाने कितनी ही देर बातें सुनाती रही श्रुति। कुछ लोग तो सो गए, कुछ निकल लिए धीरे धीरे। श्रुति का भाषण शुरू ही था। बोलते बोलते रिया उसे कमरे में ले गई और चादर ओढ़कर उसे सुला दिया। नींद में भी वो बड़बड़ा ही रही थी। बस मेरी शादी सही ढंग से हो जानी चाहिए। अपने कमरे में अविनाश सपनों में खोए हुए था। आज जो हुआ वो एक सपने की तरह था। उसने अपने हाथ पैर भी नहीं धोए। उसे मोना की खुशबू को अपने से दूर करना ही नहीं था। दोनों के मन में एक ही गाना चल रहा था। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन ये बदन, धड़कन बनी जुबान, बाहों के दरमियां। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। राहुल के नाम की हल्दी लग चुकी थी श्रुति को। संगीत के प्रोग्राम में सबने जैसे 4 चांद लगा दिए, जिसमें मोना और अविनाश का कपल डांस भी हुआ। सुबह से शादी की तैयारियां चल रही थी। एक और श्रुति का घर शादी के माहौल से भरा पड़ा था और दूसरी ओर अविनाश के घर भी खुशी का माहौल था। अविनाश ने रात को ही घर वालों से मोना से अपने रिश्ते की बात कर सहमति ले ली थी। श्रुति के घर जाने से पहले सब मोना के घर शगुन की थाली देने वाले थे। मोना घर वालों की पसंद कतई नहीं थी, पर अविनाश की खुशी के लिए सब चुप थे। सब तो श्रुति की शादी को लेकर तैयार हुए थे। अविनाश चल पड़ा अपनी दुल्हनिया से मिलने, तो इधर श्रुति भी दोपहर से तैयार होने में लगी हुई थी। आज उसका दिन था और उसे स्पेशल जो लगना था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई और उसके शादी के दिन अच्छा लगे। उसने कितनी ही बार मानो ताकीद दे रखी अपने पार्लर वाली को कि ऐसा मेकअप करे कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। सच में ऐसा निखार आया था श्रुति के चेहरे पर कि पूछो मत। रिया भी सच धज कर मानो अपनी जान की शादी में रायता फैलाने को तैयार थी। कैसी लग रही हूँ मैं श्रुति? रिया ने पूछ ही लिया। गजब ढा रही है मेरी लाडो, पर ये सब किसके लिए पगली? श्रुति को समझ न आया। तेरा देवर कल से डोरे डाले जा रहा है ना, उसके लिए है ये मेरा तांडव। कौन भला भाई अब जान देना चाहता है तेरे ऊपर? श्रुति ने झट से पूछ लिया। तुम्हारे डॉक्टर साहब, कल संगीत से ऐसे पीछे पड़ा है कि पूछो मत। फिर से प्यार करने को जी कर रहा है। सीरियस वाला नहीं तो ऐसे ही। आखिर शादी है तो कोई तो मजनू रहे ना आसपास। क्यों? रिया ने ताली देते हुए श्रुति को गले लगाया। हाँ हाँ, छा जाओ मेरी शादी में। वैसे भी अविनाश और उसकी मोना जरा ज्यादा ही फुटेज ले रहे हैं। उन दोनों से भला तुम दोनों क्या कम हो? वैसे भी मुझे कल रात सपना आया कि मेरी शादी में एक और शादी हो रही है। श्रुति ने कचौड़ी खाते हुए कहा। हाँ, किसकी शादी हो रही थी तेरे साथ? रिया ने भी पूछा। चेहरा कहाँ दिखा मुझे, बस मेरे बगल में एक और जोड़ा था फेरे लेते हुए।
दोनों बातों में लगी ही थी कि जीजी ने कमरे में एंट्री मारी। मना किया था ना खाने से तुझे श्रुति, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो जान चली जाएगी क्या तेरी। बारात कभी भी आ जाएगी और ये लड़की यहाँ गप्पे लड़ाए बैठी है, कोई मेरी सुने तो ना। सबने अपनी ही मनमानी करनी है। और ये क्या, तूने मांग टीका क्यों नहीं लगाया अब तक। चल, कभी भी तुझे बुलावा आ जाएगा श्रुति। श्रुति को झट रिया और पार्लर वाली ने तैयार किया और फोटोग्राफर भी फोटो लेने में व्यस्त हो गया। बारात नाचते गाते आ ही रही थी हॉल की ओर और अविनाश का परिवार अब तक शादी में आया न था। श्रुति को भी बार बार पोंगे की याद आ रही थी। उसने कितनी ही बार उसे कॉल किया था पर अविनाश ने कॉल नहीं उठाया था। बारात आ गई हॉल में और स्वागत बड़े ठाट बाट से किया गया। राहुल की नजरें श्रुति को ढूंढ रही थी तो बाकी की रस्में शुरू हो गई थी। लोग खाने के काउंटर पर चक्कर लगा रहे थे। श्रुति कमरे से बाहर निकलने को जैसे ही तैयार हुई वैसे ही जीजी ने उसे घूंघट लेने को कहा। क्यों भला घूंघट लूं मैं जीजी, लोगों को दिखे ना कि दुल्हन कितनी खूबसूरत लग रही है। श्रुति ने कहा, हर दुल्हन अपनी शादी में खूबसूरत ही लगती है। जीजी ने उसका घूंघट नीचे लिया। तीनों स्टेज की ओर जाने को तैयार हुई। श्रुति जाते ही हर ओर देखी जा रही थी। हाय जीजी, क्या खुशबू आ रही है खाने की। कुछ मिल जाता खाने को तो बात ही क्या थी। अपना मुंह और जुबान दोनों पर ताला ठोक दे श्रुति तू। वरमाला और फेरे जब तक नहीं होते तब तक कुछ नहीं मिलेगा खाने को तुझे, जीजी ने उसके पास आकर कहा। राहुल ने श्रुति को आते हुए देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सब खुश थे और श्रुति स्टेज की ओर बढ़ी ही थी कि कुछ पुलिस आ गई हॉल में। पुलिस को देखते ही मामा जी और पापा जी ने आगे आकर पूछताछ की। पुलिस एक फॉरेनर को साथ ले आए थे जो उनसे बहस कर रहा था। बातों को जांच पड़ताल करते ही सबके चेहरे की रौनक ही चली गई मानो। शादी में कोई अपशकुन ना हो इसलिए पुलिस और उस लड़के को अंदर कमरे में ले जाया गया। जैसे जैसे बात बढ़ी वैसे वैसे एक एक कर रिश्तेदार गायब होने लगे। सब उसी कमरे में जा रहे थे जहां बहस हो रही थी। जब बात स्टेज तक पहुंची तो रिया भी भाग खड़ी हुई वहां से। रिया को जाते देख श्रुति ने पूछ ही लिया पर कोई उसे कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। कुछ देर हुई थी कि राहुल को भी वहां से जाना पड़ा। अब श्रुति का बांध टूट गया। ऐसा क्या हुआ भाई जो एक एक करके सब कल्टी मारे जा रहे हैं। अगर खाना इतना अच्छा है तो मुझे भी साथ ले जाए ना, श्रुति ने गुस्से से कहा। जीजी देर होते हुए देख श्रुति को ले चली गई कमरे में। कमरा बंद था और अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। ताऊ जी गुस्से से रबड़ी जलेबी खाए जा रहे थे। अकेले अकेले खाए जा रहे हैं ताऊ जी आप, हमें भी कुछ खिलाए ना। श्रुति के मुंह में पानी आ गया। कुछ रीत बात ही नहीं रही है आजकल के लोगों की। मुझे अंदर नहीं जाने दिया और अकेले अकेले बातें हो रही हैं। बोलो भला, मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मैं तो जवाई लगता हूँ ना इस घर का। जीजी की ओर देखते हुए गुस्से से जवाई ने कहा। जीजा जी को गुस्से में आते देख श्रुति ने रबड़ी जलेबी उनके मुंह में भी ठूस दी। कोई नहीं जीजा जी, नॉर्मल बातें हो रही होंगी, आप चिंता मत करें और खाएं। काफी मिन्नतें हो चुकी थी लेकिन कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। अब सच्ची में सब टेंशन में आ गए थे। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। इधर श्रुति और ताऊजी खाने में ऐसे व्यस्त थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जीजी भी परेशान थी और उसने श्रुति से बात करनी चाहिए। सुन श्रुति, जरा फोन तो लगा राहुल को और पूछ कि क्यों नहीं हमें अंदर आने दिया जा रहा। चुप कर तू पागल और जा अंदर, देख क्या चल रहा है। नाना जीजी, बड़ों की बातों में हमारा क्या काम भला, हम छोटे हैं ना, जब बुलाएंगे तब जाएंगे, श्रुति ने जलेबी खाते हुए कहा। वैसे एक गारंटी है कि दहेज वहेज का कोई मसला नहीं होगा। मेरी बात हुई थी राहुल से। तेरा राहुल गया भाड़ में पगली, उसके पीछे ही वो पुलिस आई है। सुना नहीं क्या तूने कि पुलिस आई है किसी फॉरेनर के साथ। क्या पर्दा लगा रखा है उस लड़के ने तेरी आंखों पर जो तुझे सीधा सीधा दिखाई नहीं दे रहा। खुली तो है आंखें जीजी, नींद भी नहीं है आंखों में, देखो जरा। यार दुल्हन जैसी फीलिंग ही नहीं है। मेरी शादी और मुझे बाहर खड़ा कर रखा है। श्रुति ने बड़बड़ शुरू की। मैं अंदर जाना नहीं चाहती और ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे। आखिर में शादी होने वाली है पर कुछ तो करना ही है इन लोगों को। श्रुति की बड़बड़ शुरू ही थी कि दरवाजा खुला और सूरज भैया ने ताऊजी को आसरा दे उठाया
और जीजा जी को आवाज लगा अंदर आने को कहा। श्रुति को देख उसका चेहरा उतर गया। एक सीट मेरी भी कंफर्म कर दो भैया, अगर औरतें अंदर होंगी तो। मम्मी या चाची की गोद में बैठ जाऊं अगर आप कहें तो। यार मुझे भी देखना है कि ये झगड़े और बहस होती कैसे है। हमेशा शादी किसी की भी हो, बस खाने पीने के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है। मैं अंदर आ जाऊं भैया? श्रुति ने परमिशन ली। चल आजा, लेकिन अपना मुंह बंद रखियो जरा, पहले ही काफी रायता फैला चुकी है तू, अब और नहीं, भैया ने गुस्से से कहा। श्रुति खुशी से अंदर आई तो नजारा ऐसा था जैसे कोई मर गया हो। उसने मन ही मन सोचा, हाय, ना कोई मारा मारी, ना ही आपस में पीट पिटाई, ना गुस्सा तुस्सा, ना गाली गलौज। यहाँ तो सब ऐसे उतरे हुए चेहरे से बैठे हैं जैसे किसी का मातम मना रहे हो। ऐसे ही चुप बैठना था तो बाहर बैठिए, जो बाहर है वो मरे जा रहे हैं। जाकर कोई बाहर बता दो कि अंदर साइलेंट मूवी ही चल रही है। मेरा तो यहाँ आते ही पोपट हो गया, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 ना। फालतू अंदर आ गई, अच्छा खासा बाहर ताऊ जी के बहाने रबड़ी जलेबी खाने को मिल जाती। श्रुति जैसे ही मुड़ी उसे अविनाश दिखाई दिया। अरे तुम्हें सारे हॉल में ढूंढ लिया और यहाँ मजे ले रहे हो तुम? कहाँ थे तुम इतनी देर से? और तुम यहाँ हो और गड़बड़ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो तुम पर ही डाउट है कि तुमने ही कोई कांड किया होगा। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? श्रुति ने आते ही चुप्पी तोड़ी। कमरे में राहुल के साथ उसके घर वाले और रिया चाचा चाची श्रुति के परिवार वाले मौजूद थे। रिया एक और सिसक सिसक कर रोए जा रही थी और दूसरी ओर सब सर पर हाथ लिए बैठे थे। तुझे यहाँ आने को किसने कहा? चाची ने इसे डांटा। मेरी शादी और मुझे ही अकेले बाहर रखा? क्या बातचीत हो रही है, ये जानना क्या मेरा हक नहीं चाची? हाँ हाँ, तुझे पैदा क्यों किया ये जानने का हक तो मेरा भी है लड़की। मैं कह रही थी कि नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, पर किसी ने मेरी एक न सुनी। भगवान ने ये आफत की टोकरी मेरे ही मत्थे जड़ दी। कोई काम आज तक इस लड़की से ठीक ढंग से हुआ जो अब होगा? माँ फट पड़ी। मुझे इसकी शादी 12वीं में थी तभी करनी थी। इसके लक्षण तब से ही दिखने शुरू हो गए थे, पर मेरी कोई सुने तो ना। आप लोगों की नजरों में तो मैं अनपढ़ गवार ही ठहरी, नहीं सुनी ना उस वक्त, ना इसके कॉलेज के दाखिले के वक्त, ना मुंबई आने के वक्त और ना ही अब शादी के वक्त। शादी में क्या नहीं सुनी मम्मी तुम्हारी बात? अरे दिन में शादी होती तो ये नास पीटे लोग ऐसे ना आते और बेड़ा गर्क ना करते। कौन है वो लोग माँ? श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल ने कुछ पंगा किया है क्या? सबने एक साथ उसकी ओर देखा। राहुल ने गुस्से से श्रुति की ओर देखा। मैं क्या करूं? मैंने तो विदेश में जाकर भी ऐसा काम ना किया जो तुमने यहाँ भारत में रहकर कर दिखाया। मेरे नाम की पर्ची मत फाड़ो तुम, मुझे बख्शो। राहुल ने हाथ जोड़े। ऐसा क्या किया मैंने? क्या किसी का खून कर दिया क्या? हाँ, खून किया तुमने किसी का, उसे उकसाया खुदकुशी करने के लिए, चाची ने धीरे से कहा। सच्ची चाची, ये कब किया मैंने? पागल, तुम दोनों पिछले साल क्या गोवा गई थी? हाँ, ऑफिस की ट्रिप थी, आप लोगों को बताया तो था हमने। हाँ हाँ, हर चीज बताई, पर जो नहीं बताना था वो क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? यही कि तुम लोगों ने वहाँ रेप पार्टी की, उसमें नशा किया और साथ साथ मुझे तो कहते भी शर्म आ रही है। चाची ने रोना शुरू किया। ये क्या कही जा रही हैं आप चाची? बोलना है तो ठीक ठीक बोलिए। हाँ, हम गोवा गए, ऑफिस के लोगों के साथ घूमे, मौज मस्ती की, लेकिन ये रेप पार्टी हमने नहीं की, ना ही ड्रग्स लिए, आपकी कसम चाची। रिया भी तो थी ना? मैं यही समझा समझा के थक गई, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं, बल्कि ये नया ड्रामा आ गया। रिया ने अचानक मुंह खोला। वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि गोवा में हमारा अफेयर हुआ एक विदेशी लड़के के साथ, और फिर 7 महीने प्यार और अब शादी किसी और से। इस दुख में उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। लो, कर लो बात। आप लोगों को अपनी बेटी पर विश्वास नहीं? श्रुति ने रिया को अपनी बाहों में लिया। रिया ऐसा गलत कदम कभी उठा ही नहीं सकती, वो भी मेरे होते हुए। रिया नहीं बावली, तेरा चक्कर हुआ इस लौंडे के साथ, अक्ल की मारी। माँ ने उसे झिड़कते हुए कहा। मेरा चक्कर? विदेशी लड़के के साथ गोवा में? श्रुति ने धीरे से कहा। कैसे हो सकता है पापा? ऐसा होता तो ये राहुल यहाँ क्यों होता? उस विदेशी लड़के से ही ना शादी कर लेती।
वही तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों? तू मुझे धोखा दे रही थी। न जाने क्या क्या कांड किए हैं तुमने और श्रुति। राहुल खुद को रोक नहीं पाया। मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जब गलती की ही नहीं तो मानो क्यों? बुलाइए उस पुलिस को और आप थोड़ा तहकीकात कीजिए। ऐसे कैसे किसी ऐरे गहरे लोगों पे भरोसा रख मान लिया आपने पापा? आपकी परवरिश क्या इतनी नीचे गिर सकती है? क्यों नहीं एक बार मुझसे पूछा कि सच क्या है? ये बड़ा गलत किया आपने पापा। श्रुति बाहर निकल पड़ी। आज उस लड़के की खैर नहीं थी। ये लड़की फिर कोई तमाशा न करे, इसलिए बाकी लोग भी चल पड़े उसकी ओर। श्रुति ने पुलिस वालों से उसका आईडी मांगा, जो कि उनके पास नहीं था। फिर उससे इतने सवाल पूछे कि वो पागल हो गए। उस फॉरनर की भी खटिया खड़ी कर दी। जब पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी दी तो सच सामने आया। 2-4 लाफे लगाकर रख दिए उन दोनों को। तोते की तरह बोल पड़े दोनों। इधर सच्चाई पता चलते ही सूरज और साहिल ने भी परेड ले ली दोनों की। असली पुलिस को बुलाकर दोनों को साथ लेकर चाचा ने पुलिस स्टेशन की ओर गाड़ी निकाली। यह एक जाल था जो कानपुर के राहुल ने फैलाया था। राहुल के रिसेप्शन की श्रुति की गलती ने उसकी पूरी सुहागरात बिगाड़ दी थी। उसका बदला लेने के लिए उसने ही नकली पुलिस और फॉरनर को भेजा था। दरअसल राहुल गोवा भी आया था पिछले साल रिया को मिलने। उसकी एक कहानी ने पूरा पासा पलट दिया। सब हैरान और भौचक्के थे। श्रुति यहाँ न फटती तो ये सच शायद बाहर भी नहीं आता। सब साफ हो गया और बात अंदर के अंदर ही रही। सब खुश थे कि सच्चाई सामने आ गई, पर राहुल अब भी अपनी बात पर अड़ा था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लड़कियां गोवा में गई। अब भी वो तैयार नहीं था शादी के फेरे लेने के लिए। फिर एक मीटिंग बुलाई गई। सब समझा रहे थे दूल्हे को और एक और श्रुति बैठी थी रिया और जीजी के साथ। सरला मौसी और मौसा जी भी बातचीत से कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर राहुल मानने को तैयार नहीं था। आखिरी तरीका ये देख दोनों को आपस में बात करने के लिए कहा गया। कमरे में आते ही श्रुति ने राहुल से साफ साफ पूछा कि माजरा क्या है आखिर। तुम नए दौर की लड़की हो, इसमें कोई शक नहीं, पर आज जो हुआ उससे एक बात खटक रही है मुझे कि क्या राहुल, साफ साफ बोलो। तुम गोवा गई अपनी दोस्त के साथ। तुम मेरे लिए कितनी लॉयल हो ये साबित करना होगा। अगर कर सकी तो ठीक, नहीं तो तुम्हें यहीं मेरे घर वालों के साथ इंडिया में ही रहना होगा। तुम अपना जो करना नागपुर में, और मैं 6 महीने में एक बार आ जाया करूंगा तुमसे मिलने। ये बातें हमारे बीच में ही रहेंगी और तुम सबको बताओगी कि ये तुम्हारा फैसला होगा। और एक बात, तुम्हें अपने परिवार वालों से कुछ मांगना होगा। समझदार हो, जो मांगोगी वो हमारे फ्यूचर के लिए ही होगा। तुम रिश्ता तो तोड़ नहीं सकती। अब इस मौके पर ये शर्तें मंजूर हैं तो चलो फेरे लेते हैं। बिना श्रुति की बात सुने राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले आया। सबको लगा कि सुलझ गई पहेली और फिर खुशी की लहर छा गई। राहुल और श्रुति फेरों के लिए मंडप की ओर चलने ही लगे थे कि श्रुति को मानो एक झटका लगा। उसने हाथ झटका और मंडप में आने से मना कर दिया। अब क्या हुआ बेटा? सबने फिर पूछा। नहीं मम्मी, ये गलत है। क्या गलत हुआ बेटा? श्रुति ने सारी शर्तें सबके सामने रख दी। सब देखते ही रह गए। ये क्या शूटिंग चल रही है किसी सास बहू के सीरियल की, जो तुम झटकों पे झटके दे रहे हो दोनों? एक कमरे के अंदर कांड करता है और एक यहाँ बाहर आकर। क्या खेल समझ रखा है तुम दोनों ने शादी ब्याह को? राहुल के पिताजी जो अब तक चुप थे वो बोल ही पड़े। बेटी, माना मेरे बेटे ने ये जो भी बात कही वो गलत है। हमारी भी बहू बेटी है, हम उसके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते। तुम जो फैसला लोगी वो हमें मंजूर है, क्योंकि हमारे सिक्के में ही खोट है। मुझे राहुल से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी ओछी हरकत करेगा। हम नए दौर के साथ जीने वाले लोग हैं और हमारी बहू बेटी भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। इसकी परेड तो मैं घर जाकर लूंगा, लेकिन बहू तो हम लेकर ही जाएंगे। वो कैसे? ये दोनों तो तैयार ही नहीं है शादी को। सबने एक साथ कहा। हाँ, राहुल की शादी नहीं, पर हमारे छोटे भाई के बेटे से श्रुति की शादी करवा दीजिए। पेशे से डॉक्टर है और घर का ही। फिर मीटिंग बैठी सब बड़े लोगों की और डॉक्टर अक्षय से उसकी राय ली गई। यहाँ एक अलग ही स्टोरी सामने आई। अक्षय पिछले कुछ दिनों से रिया की ओर आकर्षित हुए जा रहा था।
उसने ये बात अपने माता पिता से भी कही थी कि अगर श्रुति के घर वाले तैयार हों तो राहुल के बाद उसके रिश्ते की बात चलाई जाए। अक्षय ने बेझिझक अपने दिल की बात सबके सामने रख दी। रिया को भी अक्षय का उसकी तरफ हुआ झुकाव समझ आ गया था और वो ये देख खुश भी थी। अब जब अक्षय और श्रुति की बात आते ही उसने चुप रहना ही ठीक समझा। फिर फैल गया रायता हर जगह। वो तो एक बात ठीक थी कि शादी के फेरे रात को होने थे, सो मेहमान और रिश्तेदार सब आसपास के थे। बाहर वाले सब खाना खाकर जा चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सरला मौसी ने अपनी छलांग लगाई। मेरा दीपू करेगा श्रुति से शादी, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। अविनाश कहीं कोने में अपने गम में डूबा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे अचानक उसकी नैया कैसे डूब गई। घर वालों ने फैसला श्रुति पर छोड़ दिया। श्रुति मौसी को घूरे जा रही थी। आप चाहती हैं मौसी जी कि मैं खाई में कूद जाऊं? राहुल कुआं था और आपका दीपू खाई। दोनों तरफ नैया तो मेरी ही डूबने वाली है। अब सब जानते हुए ऐसा कैसे कह सकती हैं? मौसी ने श्रुति को सारी बात समझाए हुए मोना के घर अपना घटनाक्रम बताया। मोना को अपने खानदानी जेवर पहनाने के लिए माँ बेटे उसके घर पहुँचे तो दोनों को एक सदमा लगा। घर पर काफी लोग थे और उत्सव था। मोना को एक तमिल फिल्म ऑफर हुई थी, वो भी एक बड़े बैनर के तहत। उस फिल्म का प्रोड्यूसर मोना को 1 साल से डेट कर रहा था और उसी दिन अचानक उसे अपने परिवार के लोगों के सामने शादी के लिए पूछ लिया। मोना जो थी ही गोल्ड डिगर, सो जल्द ही पलट दी और बिना सोचे समझे हर तरह से हाँ कर दी। उस अविनाश के साथ अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए चंद सेकंड की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये सारा नजारा दीपू और उसकी माँ की आंखों के सामने हुआ। दोनों टूटे दिल के साथ आए थे इधर तो देखा कि श्रुति का भी वही हाल है। काफी देर रिया, श्रुति और अविनाश को समझाने के बाद सब शादी को लेकर तैयार हुए। रिया के लिए आनन फानन में शादी का जोड़ा मंगवाया गया और फटाफट हल्दी लगी तीनों को। राहुल ये सब देख चला गया। कमरे में दोनों दुल्हनें तैयार हो रही थी। रिया, ये भी सपना सच हुआ यार। मैंने 2 शादियां देखी थी सपने में। मुझे तो मोना लगी थी, लेकिन भगवान ने तुझे भेज दिया। नियति का खेल देख। एक ही दिन, एक ही जगह, एक ही मंडप में दोनों सहेलियां एक साथ 2 अलग अलग दूल्हों के साथ फेरे लेंगी। श्रुति के चेहरे पे हंसी आ गई थी। अब तूने जागते हुए भी सपने देखे ना तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी श्रुति। फालतू में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। मैंने पहली बार जरा क्या फ्लर्ट करने की कोशिश की उस डॉक्टर के साथ, तो मुझे भगवान ने इतनी बड़ी सजा दे दी। मेरे लिए तो ये मजा है पगली। राहुल को पहचानने में भगवान जी ने मदद की। तेरा बेड़ा गर्क कर दिया और अविनाश उस पोंगे को मोना की चुंगल से बचा लिया। कह तो ऐसे रही है जैसे तू मसीहा बन के आने वाली है उसकी जिंदगी में। तू वो तूफान है जो जहाँ जाएगी वहाँ हलचल होगी। मुझे भी अपनी चपेट में ले लिया। चल छोड़ यार, हम खुश तो सारा जहां खुश। दोनों दुल्हनें मंडप में आई। एक और अविनाश का चेहरा उदास था तो अपनी हीरोइन फोटो अच्छी आने के चलते खुश थी, तो दूसरी तरफ अक्षय खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था तो रिया कंफ्यूज थी। दोनों नहीं, चारों पूजा की विधियों में बैठ गए। बैकग्राउंड ऑर्केस्ट्रा में गाना बज रहा था। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अपना भी अब तो बेगाना लगता है। कहने को नई जिंदगी की शुरुआत थी, पर ये क्या मोड़ लाएगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। धमाके तो होंगे और फुलझड़ियां भी फूटेंगी। किसकी जिंदगी में, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। दोस्तों, आज की कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।